हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं जावा के अंदर। तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। जो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता होना चाहिए वो एरर और एक्सेप्शन में फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ है जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेप्शन और एरर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इनके दरमियान कुछ माइनर से डिफरेंस होते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो एरर होता है वो हमारे पास यहाँ पर उसको आप बोल सकते हैं कि वो एक गलती होती है, और एक्सेप्शन क्या होती है वो एक हम कह सकते हैं भूल टाइप की होती है। अब इसका क्या मतलब है? गलती इसलिए होती है क्योंकि एरर के अंदर हमें ये पता होता है कि अगर ये चीज़ की तो एरर आएगा। तो इसी वजह से गलती भी यही होती है कि अगर एक इंसान को पता है कि ये काम करूँगा तो ये गलत काम है, लेकिन फिर भी वो करता है तो वो गलती होती है। भूल का मतलब ये होता है कि हमारे पास उस इंसान को ये नहीं पता होता कि ये गलत काम है, लेकिन वो फिर भी उसके पास वो प्रॉब्लम अगर आ जाती है, वो कर लेता है तो वो भूल होती है। वो इंसान को पता नहीं होता। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि एरर जो हमारे पास होता है वो गलती है, और एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है वो एक भूल टाइप की होती है कि नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्सेप्शन के अंदर ये चीज़ आती है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है, जो कि एरर हमारे पास होते हैं, वो आते हैं कंपाइल टाइम पे। और जब हम प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो कोई भी हम एरर करते हैं तो वो कंपाइल टाइम पे आ जाती है। और कंपाइल करते हैं तो वो हमें उसी टाइम पे बता देता है कि हमारे पास ये एरर यहाँ पे मौजूद है। किसी भी आईडीई के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर सीएमडी के अंदर कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल टाइम पे वो आपको एरर दिखा देता है। लेकिन यहाँ पे ये देख लो कि कंपाइल टाइम पे हमारे पास जितने भी एरर्स हैं वो आते हैं। आईडीई के अंदर आप कोई भी एरर करते हैं, सिंटैक्स एरर, तो वो आपको दिखा देता है कि यहाँ पे एरर है, इसको ठीक करो। तो लेकिन जो एक्सेप्शन होती है वो हमेशा रन टाइम पे ही अकर होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है तो वो कंपाइल टाइम पे आती है। ये चीज़ गलत होती है क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस होती हैं वो हमारे पास हमेशा रन टाइम पे ही अकर होती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि एरर क्या होती है। कोई भी गलती होती है जिसमें कोई भी इंसान उसको पता है कि ये गलत काम है, लेकिन वो फिर भी वो करता है तो वो गलती के अंदर आता है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, एरर। और एक्सेप्शन क्या है, भूल है। भूल किस टाइप की है कि मतलब उस इंसान को नहीं पता होता कि ये काम करूँगा तो ये उसका असर पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास भूल आ जाती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि एरर क्या होते हैं, वो हमेशा कंपाइल टाइम पे आते हैं। कोई भी आपने वहाँ पे मिस्टेक की तो कंपाइलर आपको बता देता है कि इसको ठीक करो, वरना हमारे पास प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ एरर आता रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन जो होती है वो हमेशा रन टाइम पे ही अकर होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे आता है, एरर हमारे पास अकर होता है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज़। लैक ऑफ रिसोर्सेज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज़ के अंदर मतलब क्या है कि अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर हमने कोई भी सिंटैक्स है तो उसके अंदर कोई भी मिस्टेक कर दी, तो हमारे पास वो सिंटैक्स एरर आ जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट जावा के अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप ये एरर थ्रो कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम की वजह से अगर जेवीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेमोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास एरर के अंदर। लेकिन जो एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शन हमारे पास ड्यू टू आवर प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम के अंदर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है, अनवांटेड सिचुएशन यानी कि प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि ये हमारे पास अ, इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक्सेप्शन हमारे पास वो होती है। लेकिन जो हमारे पास एरर्स होते हैं, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज़ की वजह से होते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी जावा के कॉन्सेप्ट हैं, वो अच्छे नहीं हैं, या फिर अगर जेवीएम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ आ जाती है। एक लास्ट चीज़ जो 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो हमारे पास आता है टाइप्स। टाइप्स का मतलब क्या होता है कि एरर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स के बारे में अब देखो, जो मेन होती हैं वो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर, और हमारे पास आता है रन टाइम एरर।
रन टाइम एरर। और एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन हमारे पास दो टाइप की होती है। सबसे पहले देखो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, और हमारे पास आती है जी रन टाइम। एक प्री डिफाइन होती है जो कि रन टाइम होती है, इसी के अंदर आती है, लेकिन हम जो सेकंड होती है वो होती है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसको हम चेक्ड और अनचेक्ड भी कहते हैं, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो इसकी जो मेन टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं। एरर्स हमारे पास जिस तरह के हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे, टाइप्स ऑफ एरर देखे हैं यहाँ पे, तो वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखो। सबसे पहला जो एरर होता है वो आता है हमारे पास कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि उसके अंदर एक और एरर है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कंपाइल टाइम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले आता है लेक्सिकल एरर। तो वो एरर क्या होता है वो चीज़ देखो। वो एरर क्या है कि अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी, अगर कोई भी जावा का कीवर्ड है, आपको पता है कि जावा के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, 52 कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, कोई भी एक कीवर्ड है, जिस तरह के हमने देखा था स्टैटिक एक कीवर्ड होता है, तो हमने इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास लेक्सिकल एरर के अंदर आता है। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड एरर होता है वो आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी डिक्लेरेशन में, मेथड की डिक्लेरेशन में, तो वो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखो वेरिएबल को डिक्लेयर हमने इस तरह से करना था। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे उसकी वैल्यू, वैल्यू ना भी दें लेकिन डिक्लेयर हमने करना था, वो हमने कर दिया। इनिशियलाइज हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसकी डेटा टाइप ही नहीं थी, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, जिस तरह के हमारे पास एक और है थर्ड, सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर, तो वो एरर क्या होता है वो चीज़ देखो। कोई भी अगर आप मीनिंगलेस स्टेटमेंट जावा के प्रोग्राम के अंदर या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप दे देते हैं, तो वो हमारे पास सिमेंटिक एरर आ जाता है। सिमेंटिक एरर। फोर्थ हमारे पास जो यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर एरर के अंदर, और यहाँ पे एक और है रन टाइम एरर। तो यहाँ पे रन टाइम एरर भी इसके अंदर कंपाइल टाइम के अंदर नहीं आता। कंपाइल टाइम के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, और भी होता है हमारे पास, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो मेन जो थे मैंने आपको बता दिए। अब आता है रन टाइम एरर पे। तो रन टाइम एरर हम प्रोग्रामेटिकली हैंडल नहीं कर सकते। वो जो एरर आते हैं वो आपकी कंप्यूटर में कोई भी रिसोर्सेज का मसला है, या फिर जेवीएम के अंदर जो कि वर्चुअल मशीन होती है, तो वहाँ पे अगर कोई मसला है तो वहाँ पे उसकी वजह से हमारे पास एरर आता है, जो कि रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम जितने भी एरर होते हैं वो हमारा प्रोग्रामेटिकली हम उनको हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे देखो एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शंस क्या होती हैं इस चीज़ को समझो। हमने डिटेल से देखा कि एरर क्या होता है, फिर हमने थोड़ा-सा देखा था कि एक्सेप्शन क्या होती है, लेकिन उसकी हमने अभी तक डेफिनेशन नहीं देखी। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे, एक्सेप्शन कोई भी हमारे पास अनवांटेड सिचुएशन होती है जो कि हमारे नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देती है। यही इसकी डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक्सेप्शन इज़ अ अनवांटेड सिचुएशन। कोई भी एक अनवांटेड सिचुएशन होती है व्हिच डिस्टर्ब अ नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जो कि नॉर्मल फ्लो है आपके प्रोग्राम का, उसको क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है। वो हमारे पास एक्सेप्शंस होती है। एक्सेप्शन हमेशा अकर नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस वजह से उसको हैंडल करना लाजमी होता है। और कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, अब यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास होती है प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस
और सेकंड हमारे पास होता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। अब प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि कुछ एक्सेप्शन हमें जावा, जो सन माइक्रो सिस्टम है जिन्होंने जावा को बनाया था, उन्होंने बना के दी हुई है कि अगर ये सिचुएशन आए तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये वाली आपने एक्सेप्शन को यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। तो थ्रो आगे जाके हम देखेंगे एक कीवर्ड होता है जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करता है। लेकिन अभी तक ये समझो कि हमारे पास जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होती हैं वो वाली होती हैं जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसके अलावा हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन होती हैं। एक्सेप्शन हम अपने मुताबिक भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर कोई भी हम सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमने थ्रो करना है कि यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र की आईडी वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से एक्सेप्शन भी हम बना सकते हैं। तो वो एक्सेप्शन कौन सी होती हैं? वो होती हैं यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर एक नोट है, यहाँ पर आती हैं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ये दोनों के अंदर आ सकती हैं यहाँ पे। जो जावा ने हमें प्रोवाइड की हुई हैं उसके अंदर चेक्ड भी आती हैं, अनचेक्ड भी आती हैं। और यूज़र डिफाइंड के अंदर भी हम चेक्ड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अभी जो आज के लिए जो लास्ट चीज़ है, जो आपको यहाँ पे हायरार्की पता होनी चाहिए, एरर की और एक्सेप्शन की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चीज़। जो हमारे पास हायरार्की आने वाली है यहाँ पर, एरर की और एक्सेप्शन की। तो सबसे पहले देखो, जो मेन क्लास होती है, मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है? अब उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है, अब आपको ये पता है कि सुपर क्लास कौन-सी है, चाइल्ड क्लास कौन-सी है, जो कि हमने इनहेरिटेंस के अंदर देखा था। अब एक क्लास होती है थ्रोएबल। थ्रोएबल जो हमारे पास क्लास होती है, वो चाइल्ड क्लास होती है ऑब्जेक्ट की। लेकिन थ्रोएबल इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस इन जावा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा एंड थ्रोएबल ऑफ all the parent classes in Java inside of exception and error। अब यहाँ पे देखो, इसकी दो क्लासेस आती हैं थ्रोएबल की। तो थ्रोएबल की दो क्लासेस हैं। सबसे पहले एरर आता है यहाँ पे, एरर, और सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है एक्सेप्शंस। ठीक है, तो थ्रोएबल की दो टाइप्स हैं, दो चाइल्ड क्लासेस हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन, फिर हमारे पास आता है एरर। तो मैं यहाँ पे इमेज भी शो कर दूंगा जिससे आपको हायरार्की पता चल जाएगी। अब सारे तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से हमारे पास एरर के अंदर आती हैं और कौन सी क्लासेस हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, असर्शन एरर। तो ये भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो कि इसके अंदर एक चाइल्ड क्लास होती है। उसके अलावा हमारे पास लिंकेज एरर भी होता है जो कि इसके अंदर आता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब एक्सेप्शन की देखो, यहाँ पे उसकी भी दो टाइप्स यहाँ पर आती हैं। सबसे पहले क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसके अलावा हमारे पास आईओ एक्सेप्शन। कोई भी इनपुट आउटपुट हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है फाइल मिल जाए, हो सकता है फाइल ना मिले। तो इस केस में आईओ एक्सेप्शन हमारे पास उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, इस एक्सेप्शन का मैं यूज़ करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और एक्सेप्शन होती है जो कि इसी के अंदर होती है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर कोई भी एलिमेंट को मैं चेक कर रहा हूँ जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उस केस में मैं कौन सी एक्सेप्शन को यूज़ करूँगा, यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। उसके अलावा हमारे पास रिमोट एक्सेप्शन भी इसके अंदर आती है, रिमोट एक्सेप्शन। और भी बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि एरर क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्सेप्शन भी होती है लेकिन वो उसको एरर कह रहे होते हैं, और जो एरर होता है उसको एक्सेप्शन कह रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था।
चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ आप समझने वाले हैं हम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि हमारे पास जो एरर्स होते हैं और जो हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, और इनकी हायरार्की भी मैंने आपको बताई थी कि क्या-क्या होती है। कौन सी चीज़ें एरर्स के अंदर आती हैं और कौन सी चीज़ें एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। उसके अलावा हमने एरर की टाइप्स देखी थी, कितने किस्म की होती हैं। उसके अलावा हमने एक्सेप्शन की भी टाइप्स देखी थी, हमारे पास कितने किस्म की होती हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, यूज़र डिफाइंड भी होती हैं, और हमारे पास एक और जो एक्सेप्शन होती है, वो प्री डिफाइंड होती हैं, जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने हमें प्रोवाइड कर रखी हैं। तो ये चीज़ हमने समझ ली थी। तो आज जो हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो होने वाली है चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं, ये चीज़ देखने वाले हैं। ये चीज़ इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ें चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती हैं और कौन सी चीज़ें अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शंस होती हैं जो कि कंपाइल टाइम पे आती हैं, और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है वो रन टाइम पे आती है। ये स्टेटमेंट टोटली 100% रॉन्ग है। ये चीज़ इस तरह से नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, जो पॉइंट मैं बताऊँगा नोट कर लेना, वही इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जितने भी डाउट होंगे इसके लिहाज से वो क्लियर हो जाएँगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमारे पास होता है, चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शंस होती हैं जिनको कंपाइलर चेक कर सकता है, वो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। checked exception or the exception that the compiler can check। वो एक्सेप्शन जिनको कंपाइलर चेक कर सकता है, वो एक्सेप्शंस इसके अंदर आती हैं। तो इसको अगर प्रॉपर वे में हम इसको यहाँ पे नोट डाउन करें, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिहाज से ही है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन हमारे पास कौन सी होंगी जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो, अनचेक्ड एक्सेप्शंस is the exception that the compiler cannot check। तो जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर सकता, वो अनचेक्ड एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं। तो कंपाइलर कैन नॉट चेक, तो जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर सकता वो अनचेक के अंदर आती हैं, और जिनको कंपाइलर चेक कर सकता है वो चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। ये आता है पॉइंट नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, दोबारा समझो कि हमारे पास जो एक्सेप्शंस कंपाइलर चेक कर सकता है वो चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती हैं, और जिनको कंपाइलर चेक नहीं कर सकता वो अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। ये आता है पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट नंबर 2 जो कि चेक्ड एक्सेप्शन के लिहाज से है, अगर हम अगर हम चेक्ड एक्सेप्शन को रिपोर्ट नहीं करते, यानी कि कोई भी मेथड है उसको हम बताते हैं कि ये वाला मेथड जो है ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। उसके लिए कीवर्ड होते हैं हमारे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, एक मेरे पास मेथड है पब्लिक वॉइड फेच डिटेल के नेम से। अब इसका काम क्या है, यूजर की डिटेल को फाइंड करना। अब जो भी यूजर की डिटेल है, अगर वो डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, फिर वो क्या करेगा, उसने क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करनी है। तो अगर वो आती है चेक्ड एक्सेप्शन, तो उसके लिए हम कुछ कीवर्ड यूज करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे देखो, थ्रो कीवर्ड होता है हमारे पास। तो थ्रोज कीवर्ड जो होता है वो क्या करता है कि वो चेक्ड एक्सेप्शन एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है उसको थ्रो करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास है, उसका मतलब ये है कि अगर जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं उनको अगर हम रिपोर्ट नहीं करते, रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि जो थ्रोज कीवर्ड लिखते हैं किसी भी मेथड के साथ, उसका मतलब होता है रिपोर्ट करना। तो अगर हम वो नहीं लिखते तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंपाइल नहीं होगा। ये होता है पॉइंट नंबर 2।
दोबारा से समझो कि जो हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, अगर हम उनको रिपोर्ट नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। उसी टाइम पे वो एरर शो कर देगा। दूसरी साइड पे हमारे पास जो अनचेक्ड एक्सेप्शन का इसी से रिलेटेड पॉइंट है, वो पॉइंट ये होता है कि अगर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को रिपोर्ट नहीं करते, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, रन टाइम पे वो एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा, लेकिन वो कंपाइल हो जाता है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आता है। तो दोबारा से देखो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखा कि चेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जो कि हमारे पास कंपाइल टाइम पे अकर होती हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती हैं जो कि रन टाइम पे अकर होती हैं जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर हम चेक्ड एक्सेप्शन को रिपोर्ट नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। अगर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को रिपोर्ट नहीं करते तो वो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, लेकिन रन नहीं होता। तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी। अब आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन है, उसको हैंडल करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, टू हैंडल चेक्ड एक्सेप्शंस। तो चेक्ड एक्सेप्शन जो हमारे पास है, उसको हैंडल करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली ये होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह जावा के अंदर भी हैं। जिस तरह के हमारे पास हैजी थ्रोज कीवर्ड, उसके अलावा है हमारे पास ट्राई एंड कैच कीवर्ड। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके मैं चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं करना चाहता हूँ अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल, तो उसमें कंपल्सरी नहीं होता कि अगर मैं ट्राई कैच का यूज़ करूँ और ये चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेक्ड एक्सेप्शन जो होती हैं वो कंपाइल टाइम पे आती हैं। अगर मैंने इसका यूज़ नहीं किया तो वो रन टाइम पे आएगी, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। तो ये इस केस में कंपल्सरी नहीं होता कि मैं इनका यूज़ करूँ। तो ये आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे देखो, जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि जो हमारे पास हर एक क्लास की एक पेरेंट क्लास होती है। जिस तरह कि हमने जावा के अंदर देखा था, ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। इसी तरह हमने एक्सेप्शन की एक क्लास देखी थी कि एक क्लास होती है थ्रोएबल। थ्रोएबल इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस इन जावा। इसी तरह जो हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, चेक्ड एक्सेप्शंस, इसकी जो पेरेंट क्लास होती है वो हमारे पास होती है जी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इज अ पेरेंट क्लास ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। तो ये चीज़ एक 4 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास 2 एक्सेप्शंस हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड की जो पेरेंट क्लास होती है वो एक्सेप्शन क्लास होती है, जो कि चेक्ड की एक पेरेंट क्लास होती है। तो अनचेक्ड की भी एक पेरेंट क्लास होती है, वो कौन-सी होती है? तो वो देखो, ये है चेक्ड की, और हम देखते हैं कि अनचेक्ड की हमारे पास कौन-सी होती है। तो अनचेक्ड की देखो, यहाँ पे एक और क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है जो कि सबकी पेरेंट होती है। अनचेक्ड एक्सेप्शन जो हमारे पास होती हैं, उसकी पेरेंट क्लास होती है। तो इस पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा, 4th पॉइंट के अंदर, कि हमारे पास जो एक्सेप्शंस हैं चेक्ड और अनचेक्ड, इन दोनों की एक पेरेंट क्लास होती है। वो पेरेंट क्लास कौन-सी है? चेक्ड की जो हमारे पास होती है वो एक्सेप्शंस है, और अनचेक्ड की क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है, वो इसकी पेरेंट क्लास होती है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पे नोट में लिख लो कि जितनी भी एक्सेप्शन हमारे पास अक्कर होती हैं वो हमेशा रन टाइम पे आती हैं, कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ गई या फिर कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन आ गई। ये चीज़ गलत होती है। कोई भी एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है वो हमेशा रन टाइम पे आती है, कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती। तो यहाँ पे लिख लो, एक्सेप्शंस आर
ऑलवेज, अकर, एट, रन टाइम। तो रन टाइम पे हमारे पास एक्सेप्शन अकर होती है। नो एक्सेप्शन अकर एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती। ये भी इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आती है या नहीं आती, और अगर एक्सेप्शन आती है तो वो किस टाइम पे आती है, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि वर्किंग इसकी किस तरह से होती है। वर्किंग एक्सेप्शन की जो वर्किंग होती है बैक एंड पे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग किस तरह से होती है, यहाँ पे देखना। अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड शो के नेम से, और ये किसी और क्लास के अंदर मौजूद है, या फिर इसी के अंदर हम रख देते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये हमारे पास एक मेथड आ जाता है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब लाइक अगर मैं कर देता हूँ इस तरह, इंट a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 0 एंड c वेरिएबल भी हमने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, c की वैल्यू जो है a डिवाइडेड बाय b मैंने कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्सेप्शन आनी चाहिए जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, क्योंकि मैं ऊपर a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू है हमारे पास 0, क्योंकि मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये चीज़ गलत है मैथमेटिकली, लेकिन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन आती है वो आती है जी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या होगा, अगर मैं इसको हैंडल करता हूँ तो वो किस तरह से करूँगा। मैंने आपको बताया है कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, इसको मैं ट्राई कैसे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ना करूँ तो फिर क्या होगा। फिर एक इंटरेस्टिंग वर्किंग आती है बैक एंड पे, वो किस तरह से होती है। स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में क्या होता है यहाँ पर, स्टेप नंबर वन के अंदर ये होता है कि अगर कोई कॉलर मेथड के अंदर, अगर जो हमारे पास मेथड है जिसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है, वो पहले चेक करता है कि इसने एक्सेप्शन को हैंडल किया या नहीं किया। ये स्टेप नंबर वन होता है। अगर उसने हैंडल नहीं किया, अगर उसने हैंडल कर दिया फिर तो ठीक है। अगर उसने हैंडल नहीं किया तो फिर वो जाता है कॉलर मेथड के पास। कॉलर, कॉल किसने किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई क्लास है एबीसी के नेम से, उसके अंदर ये मौजूद है मेथड, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी के नाम से, और फिर हमने क्या किया, एबीसी डॉट शो, ये मेथड हमने कॉल कर दिया। अगर जिसके अंदर एक्सेप्शन आ रही है उसने इसको हैंडल नहीं किया, तो वो जाता है कॉलर मेथड के पास और चेक करता है कि कॉलर मेथड ने वहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल किया या नहीं किया। अगर स्टेप नंबर 2 के अंदर कॉलर मेथड ने वहाँ पे इसको हैंडल नहीं किया, तो वो क्या करता है यहाँ पर, वो जाता है जेवीएम को बताता है कि यहाँ पे इसने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। जेवीएम क्या करता है, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को बताता है कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, और वहाँ पे उसकी जितनी भी एक्सेप्शन की क्लास नेम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका मैसेज है, उसका स्टैक ट्रेस का मतलब ये होता है कि लोकेशन कौन सी है उस एक्सेप्शन की, लाइन नंबर कौन सा है। जिस तरह के हमारे पास ये लाइन नंबर 2 होता है, वैसे तो कोड के लिहाज से 2 है, लेकिन वैसे अगर देखें तो 1, 2, 3 और 4 पे ये एक्सेप्शन आ गया, तो लाइन नंबर को प्रिंट करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोबारा से समझो, स्टेप नंबर 1 की में क्या होता है, कॉलर मेथड के अंदर कॉलर मेथड के अंदर नहीं, फर्स्ट मेथड में जो हमारे पास मेथड के अंदर एक्सेप्शन हो रही है, उसके अंदर वो चेक करता है कि अगर एक्सेप्शन है तो उसको हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हैंडल हो रही है फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और हम खुद से जो थ्रो उसके अंदर कर रहे हैं वो हो जाएगा। अगर वो नहीं कर रहा तो स्टेप नंबर 2 के अंदर वो क्या करता है कि हमारे पास जो कॉलर मेथड है, कॉलर मेथड के अंदर वो चेक करता है कि वहाँ पे उसने एक्सेप्शन को हैंडल किया या नहीं किया। अगर हैंडल कर दिया तो ठीक है, वो एक्सेप्शन वो थ्रो कर देगा। अगर नहीं करता,
तो फिर वो क्या करता है, स्टेप नंबर 3 में जेवीएम डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को बताता है कि ये एक्सेप्शन आ रही है, इसको हैंडल करो। वो किस तरह से करता है, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर से। तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर जो हमारे पास होता है, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक्सेप्शन का नेम क्या होगा, उसके अलावा हमारे पास जो अ, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन यानी कि क्यों एक्सेप्शन क्रिएट हमारे पास अकर हुई है, एक्सेप्शन का नाम क्या है, उसकी डिटेल क्या है, तो ये चीज़ है। थर्ड में हमारे पास आता है लाइन नंबर, या फिर इसके अंदर लोकेशन भी आ जाती है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास लोकेशन, यानी कि जहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुई है वहाँ पे उसका लाइन नंबर क्या है। तो ये इसकी वर्किंग होती है एक्सेप्शन की हमारे पास, जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर में होती है अगर हम उसको हैंडल नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पे एक थ्रो कीवर्ड होता है। थ्रो कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? थ्रो कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है कोई भी एक्सेप्शन को प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो, थ्रो कीवर्ड is used to create exception object programmatically। तो प्रोग्रामेटिकली अगर मैं एक्सेप्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं थ्रो कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। तो मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, इसका सिंटैक्स देखो। थ्रो का कीवर्ड लिखता हूँ, न्यू कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, और कोई भी एक्सेप्शन क्लास का नेम है जो कि हमने खुद से बनाई है। लाइक अगर मैं ये कोई भी क्लास बनाना चाहता हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र आईडी नॉट फाउंड, यूज़र प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो वो एक्सेप्शन मैं खुद से बना के और थ्रो कीवर्ड से मैं थ्रो कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि थ्रो जो हमारे पास यूज़ होता है, ये मेनली यूज़ होता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर हमने कोई खुद से एक्सेप्शन बनाई है तो उस केस में हमारे पास मैं इसको यूज़ करूँगा थ्रो कीवर्ड को। उसके अलावा हम किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी चीज़ देखी है, लेकिन दोबारा से देख लो। हैंडल एक्सेप्शंस बाय यूजिंग टू वेज। दो चीज़ों से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है, थ्रोस कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे, एंड सेकंड वन इज़ हम यूज़ करेंगे जी ट्राई एंड कैच ब्लॉक का। ट्राई एंड कैच ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ट्राई के अंदर क्या होता है, रिस्की कोड होता है, जिसके अंदर कोई रिस्की कोड का मतलब ये होता है कि अगर हमें ये लगता है कि इस कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, वो कोड ट्राई के अंदर लिख देते हैं, और जो एरर आएगा उसको हैंडल करने के लिए जो कोड होता है वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाता है। और जो थ्रोज़ कीवर्ड होता है वो क्या करता है कि उसे मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन आ सकती है, उसको सिंपल वहाँ पे थ्रो कर देता है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। अ, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्राई कैच को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और इसका फ्लो डिफरेंट वेज हमारे पास होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ट्राई विद कैच, ट्राई विद रिसोर्स और ट्राई विद फाइनली इनका फ्लो क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। तो इस वीडियो तो के लिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेप्शन को हम हैंडल किस तरह से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सेप्शन को देखा था क्या होती हैं, उसके अलावा हमने देखा था एक्सेप्शन और एरर के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। कौन-कौन सी एक्सेप्शन हमारे पास होती हैं, कौन-कौन से एरर्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमने देखा था चेक्ड एक्सेप्शन जो हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होती हैं वो क्या होते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, तो उसको हैंडल किस तरीके से किया जाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सबसे पहले जो हमें देखना है वो है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है?
सबसे पहले देखो, हम समझने वाले हैं कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो ट्राई ब्लॉक में देखो, जो भी रिस्की कोड होता है, रिस्की कोड का मतलब ये है कि हमें लगता है कि इस कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, वो कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, रिस्की कोड। तो जो भी रिस्की कोड होता है वो मैं क्या करता हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ। और जो उसको मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कोड है ट्राई के अंदर लिखा हुआ, अगर उसकी कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो कोड लिखा जाता है वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दोबारा से देखो, ट्राई के अंदर हमेशा वो वाला कोड आता है जो कि होता है रिस्की कोड। रिस्की कोड का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक ट्राई ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे, ट्राई ब्लॉक, और ये ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ट्राई लॉक। तो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, रिस्की कोड लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या होगा कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कैच ब्लॉक। ये आ जाता है कैच ब्लॉक। अब इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है, एरर हम नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन आ जाती है, तो यहाँ पे इसको जो मेंटेन करने वाला कोड है, वो कहाँ पे लिखा जाता है, वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे देखो, हमारे पास होता क्या, अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक को नहीं लिखते, तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 के अंदर ये लिखा हुआ है इंट ए, ठीक है? बी बी यहाँ पे डिक्लेयर है और सी भी यहाँ पे डिक्लेयर है। अब ए की वैल्यू मैंने क्या की, 100 प्रोवाइड कर दी, बी की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड कर दी, 0, और सी की वैल्यू जो हमारे पास होगी, यहाँ पे नीचे आओ, सी की वैल्यू जो होगी वो ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, मैंने कर दिया यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय ए, जो कि चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है? अब नीचे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी और लॉजिक, बिज़नेस लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अ, सम कर रहा हूँ, ठीक है? ए प्लस बी। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट इस केस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आएगा लाइन नंबर 1 में। लाइन नंबर 1 में क्या हो रहा है? यहाँ पर सिंपल डिक्लेरेशन हो रही है। इनिशियलाइज़ेशन हमने यहाँ पर कर दी, लाइन नंबर 2 में। अब जब नीचे आएगा लाइन नंबर 3 में, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है। किस टाइप की एक्सेप्शन होती है यहाँ पर? यहाँ पर आती है जी अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास आ जाती है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 4 में नहीं जाएगा। यहाँ पर जो होगा वो हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। अब नॉर्मल टर्मिनेट हमारे पास प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुकी है, वो सिंपल क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। तो इस चीज़ को हमें हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, अब नॉर्मल टर्मिनेट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को हैंडल करना है, अब नॉर्मल टर्मिनेट हमें नहीं करना। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास जो रिस्की कोड है वो कौन-सा है? जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, तो हम क्या करते हैं, वो जो एक्सेप्शन आ रही है वो ट्राई के अंदर लिख देंगे, और उसको हैंडल करने वाला कोड क्या होगा, वो हम कैच ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो भी है इंट ए वगैरह, बी, सी वगैरह यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही, आप बाहर भी लिख सकते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास ए है वो 100 है, और बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 0। तो ये हमारे पास आ जाता है।
अब कैच ब्लॉक के अंदर जाएँगे और कैच ब्लॉक के अंदर इसको हैंडल करने वाला कोड यहाँ पे होगा, ये लिख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद से यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आ रही है, तो यहाँ पे कौन-सी एक्सेप्शन आ रही है? वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है। तो यहाँ पे ये लिख दें अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है? और एक्सेप्शन का नाम जो होगा कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ई रख दिया। और यहाँ पे इस एक्सेप्शन को हम क्या कर सकते हैं? थ्रो करा सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, जिस तरह के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ई को हम प्रिंट कर सकते हैं। वो आगे जाके देखेंगे, हमारे पास 3 वेज़ होते हैं एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी देखो हमारे पास प्रोग्राम जो होगा वो अब नॉर्मल टर्मिनेट नहीं होगा, हमने अपनी जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो हमने उसको हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैच ब्लॉक के अंदर हमने ये समझा था कि एक्सेप्शन एक पेरेंट क्लास होती है। जो चेक्ड एक्सेप्शन हमारे पास होती हैं, उनकी एक पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो ही लिखें, ताकि प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट वेज़ होते हैं हमारे पास एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। तो वो प्रिंट करने के लिए क्या होते हैं, वो देखो। तो सबसे पहला जो वे होता है वो ये होता है कि हमारे पास जिस तरह के हमने देखा वे नंबर 1। वे नंबर 1 क्या होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर मैं इसको यूज़ करूँ और सिंपल ई जो हमने प्रोवाइड ऊपर किया था कैच ब्लॉक के अंदर, कैच और एक्सेप्शन हमने लिखा था जो कि पेरेंट क्लास उसकी थी, और मैंने कहा था कि जो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वही लिखो। तो अगर मैं इसके अंदर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ई हमने प्रिंट कर दिया, तो ये वे नंबर 1 होता है जो कि एक्सेप्शन को प्रिंट किया जाता करने के लिए यूज़ होता है। अब ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ प्रिंट होती है, इसके अंदर सिर्फ़ एक मैसेज प्रिंट होता है, डिस्प्ले मैसेज। तो इसके अंदर सिंपल एक मैसेज प्रिंट हो रहा होता है और डिटेल कोई भी प्रिंट नहीं होती। कौन-सा लाइन नंबर है, कौन-सी एक्सेप्शन वगैरह, उसकी जितनी भी डिटेल वगैरह लोकेशन है, वो ये नहीं बता रहा होता। सिंपल कौन-सी एक्सेप्शन है, तो वो बता देगा। सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा। एक दूसरा जो हमारे पास वे होता है, वे नंबर 2 जो हमारे पास होता है, वो होता है ई डॉट गेट मैसेज। अब ई डॉट मैसेज ये क्या करता है हमारे पास, अ, यहाँ पर एक सिंपल सी बात देखो। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि हमारे पास जो ई डॉट प्रिंट सिंपल हम ये करते हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें प्रिंट होती हैं। नेम होता है, एक्सेप्शन का नाम, और हमारे पास मैसेज प्रिंट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये चीज़ होती है, सिर्फ़ हमारे पास मैसेज प्रिंट नहीं होता, इसके अंदर जो नाम होता है वो भी प्रिंट होता है। अब जो सेकंड है हमारे पास ई डॉट प्रिंट गेट मैसेज, इसके अंदर सिर्फ़ मैसेज प्रिंट होता है क्योंकि जो हमारे पास मेथड है उससे ही शो हो रहा है कि हमारे पास कोई भी मैसेज जो उसका जो एक्सेप्शन का है वो गेट करने के लिए उसके लिए यूज़ होता है। थर्ड हमारे पास जो रिकमेंड किया जाता है कि ये यूज़ करो, वो हमारे पास होता है जी ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ई डॉट प्रिंट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें प्रिंट होती हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले डिस्प्ले एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का जो क्लास नेम है वो प्रिंट होगा। अगर हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, वो प्रिंट कर देगा। सेकंड जो हमारे पास प्रिंट होता है वो आता है जी मैसेज। थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है लोकेशन। उसकी लोकेशन कौन-सी है, लाइन नंबर वगैरह कौन-सा है, तो ये चीज़ें इसके अंदर प्रिंट होती हैं। तो ये होता है हमारे पास रिकमेंडेड वे। रिकमेंडेड वे होता है एक्सेप्शन को प्रिंट करने का। तो ये हमारे पास 3 वेज़ होते हैं, दोबारा से देखो। सबसे पहले वे जो हमारे पास होता है वो आता है सिंपल एक्सेप्शन को प्रिंट कर देना। इसके अंदर 2 चीज़ें प्रिंट होती हैं, नेम प्रिंट होता है और मैसेज प्रिंट होता है। नेम क्या? कि कौन-सी एक्सेप्शन है।
मैसेज क्या है कि सिंपल उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो और ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाती हैं। सेकंड वे जो हमारे पास होता है ई डॉट गेट मैसेजेस के अंदर सिर्फ एक चीज़ प्रिंट होती है, वो हमारे पास क्या होता है, मैसेज प्रिंट होता है, सिंपल सा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वे है जो कि रिकमेंडेड वे होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन है, मैसेज हमारे पास प्रिंट होता है और लोकेशन हमारे पास प्रिंट होती है, किस लाइन पर हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ट्राई, ये ट्राई का ब्लॉक आ जाता है, फिर हमारे पास आता है कैच, ये हमारे पास कैच का ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, और यहाँ पे लास्ट वन इज़ फाइनली, फाइनली ब्लॉक हमारे पास आता है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि रिस्की कोड इसके अंदर आता है। रिस्की कोड अगर इसके अंदर आ जाता है कि कोई भी एक्सेप्शन हमारे पास आ चुकी है, तो अगर उसकी वजह से कोई भी एक्सेप्शन आती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो कोड होता है, वो कैच ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है, कैच ब्लॉक के अंदर। तो कैच ब्लॉक तभी एग्ज़ीक्यूट होगा अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है। अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं, तो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई, तो वो कैच ब्लॉक के अंदर नहीं जाता। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आपने कि अगर इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई, तो वो कैच ब्लॉक के अंदर क्यों जाएगा? किसको हैंडल करना है उसने? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई, तो वहाँ पे वो कैच ब्लॉक के अंदर नहीं जाता। अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, फिर वो कैच ब्लॉक के अंदर जाता है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आई, तो वो कैच ब्लॉक के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन वो फाइनली के अंदर लाज़मी जाता है। अब मैंने आपको बताया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड होता है जो कि रिस्की कोड होता है। कैच ब्लॉक के अंदर वो कोड होता है जो कि उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। फाइनली ब्लॉक वो होता है जो कि ट्राई के अंदर जो भी रिसोर्सेज़ हमने रिज़र्व की थी, उसको फ्री करने के लिए जो यूज़ होता है, वो फाइनली ब्लॉक यूज़ होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फाइनली ब्लॉक क्यों यूज़ होता है? जो कि ट्राई के अंदर हमने जो भी रिसोर्सेज़ ली थी, उसको फ्री करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक होता है, वो फाइनली ब्लॉक होता है। इस वजह से फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो लाज़मी एग्ज़ीक्यूट होता है हर केसेस के अंदर। हर केसेस के अंदर हमारे पास फाइनली प्रिंट होता है। इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइनली कब एग्ज़ीक्यूट नहीं होता? तो आप अगर यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्ज़िट लिख दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनली होगा वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। बाकी हर केसेस के अंदर एक्सेप्शन आती है या नहीं आती, हमारे पास फाइनली ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा। तो ये चीज़ होती है। अब एक जो लास्ट चीज़ है हमारे पास टॉपिक समझने वाला है, वो कौन-सा है? व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज़ कीवर्ड? थ्रो एंड थ्रोज़ कीवर्ड के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ भी आपको समझनी है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो यहाँ पर, जो थ्रो कीवर्ड होता है, वो कोई भी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एक्सेप्शन खुद से बना दी, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, जो कि मैंने बनाई यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसको अगर मैं थ्रो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थ्रो न्यू, और इस एक्सेप्शन का नाम मैं लिख दूँगा, और इसके लिए मेरे पास यूज़ होता है थ्रो कीवर्ड। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि थ्रो कीवर्ड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। कोई भी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन है, उसको थ्रो करने के लिए हमारे पास थ्रो कीवर्ड का यूज़ होता है। अब थ्रोज़ कीवर्ड क्यों यूज़ होता है? थ्रोज़ कीवर्ड हमारे पास यूज़ होता है कॉलर मेथड को इन्फॉर्म करने के लिए कि इस टाइप की एक्सेप्शन ये मेथड थ्रो कर सकता है जिसको आप कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आ जाता है मेन मेथड, उसके अंदर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये क्या करता है, जो मैं अगर डिस्प्ले के साथ जो मेथड मैंने बनाया होगा उसके साथ मैंने यूज़ किया होगा थ्रोज, और कोई भी एक्सेप्शन अगर वो प्रिंट कर रहा है, एक्सेप्शन
तो ये कॉलर मेथड को बताता है कि ये इस टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो इसके लिए मैं थ्रोज कीवर्ड को यूज़ करता हूँ। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है, जो थ्रो कीवर्ड होता है वो मेथड की बॉडी के अंदर यूज़ होता है। ये मेथड है उसकी बॉडी के अंदर होगा और यहाँ पे थ्रो और न्यू और जो भी एक्सेप्शन है हमारे पास वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो थ्रोज होता है वो मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है। सिग्नेचर का मतलब कोई भी मेथड है यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से। अब यहाँ पे देखो ये आती है मेथड की बॉडी, थ्रो यहाँ पे यूज़ होता है और यहाँ पे सिग्नेचर के साथ यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड यूज़ होता है। जो भी एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पे ये प्रिंट कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास अलाउ करता है जो मेथड की बॉडी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक ही एक्सेप्शन को। यानी कि एक टाइम पे हम एक ही एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास थ्रोज होता है उसमें हम मल्टीपल एक्सेप्शन एक ही टाइम पे थ्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से। अब ये मेथड क्या है कि एक टाइम पे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है और कॉमा लगा के अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है। तो कॉमा लगा के मैं दूसरी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता हूँ थ्रोज कीवर्ड की मदद से। उसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट क्या है, जो थ्रो कीवर्ड होता है ये ज्यादातर जो यूज होता है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए ये मैंने आपको बताया था कि अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं। और दूसरी साइड पे जो थ्रोज कीवर्ड होता है वो यूज होता है चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए। तो ये डिफरेंस होता है थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के दरमियान। तो इम्प्लीमेंटेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जावा के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, इनकी कॉम्बिनेशन भी देखे, ट्राई विद कैच और ट्राई विद कैच एंड फाइनली। और एक और चीज़ जो कि मिस हो गई है वो ये चीज़ है कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई के अंदर ये देखो 2 एक्सेप्शन जनरेट हो गई, तो उसको किस तरह से मैं हैंडल करूँगा वो देखो। सबसे पहले अगर जनरेट हो गई अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर हमारे पास जनरेट हो गई यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अरिथमेटिक के लिए मैं अरिथमेटिक यहाँ पे लिखूँगा और इसको यहाँ पे हैंडल कर दूँगा। और यूज़र नॉट फाउंड के लिए एक और कैच ब्लॉक बुलाऊँगा और यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल कर दूँगा। ये है पुराना तरीका, अभी भी यूज़ होता है लेकिन ये है पुराना तरीका। इसको हैंडल करने के लिए एक और चीज़ भी होती है, वो देखो। मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक ना लिखूँ, मैं सिंपल ये कर दूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दूँ और एक पाइप का सिंबल जो कि और ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी यहाँ पे थ्रो कर दूँ। सिंपल सी बात है। मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है और दोनों को यहाँ पे हैंडल कर दूँ। तो ये चीज़ होती है इम्पोर्टेंट। एक जो लास्ट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताया था हमारे पास ट्राई ब्लॉक होता है और उसके अलावा कैच ब्लॉक होता है और लास्ट होता है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। अब जो फाइनली ब्लॉक होता है उसके अंदर मैंने बताया था जो भी रिसोर्सेज हैं उसको फ्री करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो फाइनली ब्लॉक होता है। लेकिन ये भी अभी ओल्ड वे हो चुका है। अभी जो न्यू वे है वो हमारे पास आता है ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स, ट्राई विद रिसोर्स का मतलब ये है कि ट्राई ब्लॉक लगाऊं और उसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर मैं लिख दूं, यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज मैंने ली हैं इसके अंदर लिख दूं और ये खुद से क्या करेगा, उन रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको फ्री कर देगा। फाइनली ब्लॉक को यूज़ करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे इसकी कोड लिख दूंगा मैं और यहाँ पे कैच ब्लॉक में लिख दूंगा। तो ये जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट था ट्राई कैच ब्लॉक का
और थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड का ये था। अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हम ट्राई कैच ब्लॉक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसी के साथ फाइनली ब्लॉक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमने जिस तरह से कहा था कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम बना सकते हैं और उस यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को हम थ्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड, जो कि मेथड के अंदर यूज़ होता है। उसके साथ जो मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज़ होता है वो होता है थ्रोज कीवर्ड। कि वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है। तो हमने वेरिएबल बना लिए बी एंड सी। ये हमने वेरिएबल 3 वेरिएबल बना लिए और ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 100 है, बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 0 और जो सी की वैल्यू जनरेट हो रही थी वो ए डिवाइडेड बाय बी से जनरेट हो रही थी। अब लाइन नंबर 12 पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। वो कौन सी है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अब हमें क्या करना है, एक सिंपल वेरीफाई करना है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। जो लाइन नंबर 14 है वो प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ लिख दो समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समथिंग लिख दिया। अब होगा क्या कि अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा और ये वाली लाइन 14 है वो प्रिंट नहीं होगी। राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो कि हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसने क्या प्रिंट कर दिया? एक्सेप्शन का नाम और किस टाइप की एक्सेप्शन है और डिवाइडेड बाय 0 और किस लाइन पे हो रही है, लाइन नंबर 12 पे। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो ये जितना भी रिस्की कोड है इसको उठा के ट्राई के अंदर लिख दो और यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर आओ और एक्सेप्शन ई लिख दो। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक्सेप्शन जो उनकी पेरेंट क्लास होती है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से हमने कहा था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी ही लिखनी चाहिए। जिस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर लिखो। उसके अलावा हमने देखा था कि 3 वेज़ होते हैं एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए। सबसे पहला जो होता है ई डॉट गेट मैसेज, दूसरा हमारे पास सिंपल ई को प्रिंट कर देना और एक जो अच्छा वे होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। इसके अंदर 3 चीज़ें प्रिंट होती हैं, एक्सेप्शन का नाम, लोकेशन एंड उसका मैसेज। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमने इसको क्या किया? हैंडल कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट यहाँ से नहीं होगा क्योंकि हमने इसको हैंडल कर दिया। ये चीज़ लाज़मी प्रिंट होगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो। तो हमने यहाँ पे देखा कि राइट क्लिक किया तो इसने क्या चीज़ें 3 चीज़ें प्रिंट कर दी, अरिथमेटिक डिवाइडेड बाय 0 मैसेज और हमारे पास कौन-सी लोकेशन है और इसने समथिंग को प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो हमारे पास जनरेट हो रही है वो ही यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो गेट मैसेज देखो, इसके अंदर क्या चीज़ प्रिंट होगी वो भी देखो। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ़ उसने यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है और उसने कोई चीज़ भी प्रिंट नहीं की। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखो अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती तो कैच ब्लॉक मेरे पास एग्ज़ीक्यूट नहीं होता। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो कैच ब्लॉक जो होगा वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो ये देखो कैच ब्लॉक मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैच ब्लॉक तब ही एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आती है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक ब्लॉक ऐसा होता है जो कि लाजमी एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे लिख लो फाइनली, फाइनली ब्लॉक। अब यहाँ पे देखना कि फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। राइट क्लिक करो और रन कर दो। अब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई थी लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर एक्सेप्शन आ जाए तो फिर क्या होगा? ये फिर भी एग्ज़ीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो समथिंग भी प्रिंट हो रहा है और फाइनली ब्लॉक भी। समथिंग कहाँ पे है? कैच ब्लॉक के अंदर और फाइनली ब्लॉक कहाँ पे है? फाइनली ब्लॉक के अंदर।
तो ये होता है कि अगर एक्सेप्शन आ जाती है तब भी प्रिंट होता है, और अगर एक्सेप्शन नहीं आती तब भी प्रिंट होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि हमारे पास अगर मल्टीपल एक्सेप्शन यहाँ पे अगर जनरेट हो रही हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास वहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ रही है, जैसा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कैच ब्लॉक के अंदर भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जिस टाइप की एक्सेप्शन आएगी उसके कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें एक्सेप्शन नहीं आई वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है इस केस में। ये हमने ट्राई कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक लिख लिया। उसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ है, थ्रो कीवर्ड। अब जो थ्रो कीवर्ड हमारे पास होता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे एक और क्लास बनाओ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, तो इसका नाम क्या लिखो, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हमने इसका नाम ये रख दिया। अब यहाँ पे देखो, चेक्ड एक्सेप्शन को बनाने के लिए कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो हमारे पास है, उसको बनाने के लिए हमारे पास जो क्लास होती है, उसकी पेरेंट क्लास को हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसकी पेरेंट क्लास को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंड, और एक्सेप्शन क्लास से क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे। ये आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आता है कि उस क्लास का जो क्लास है हमारे पास, यूज़र नॉट फाउंड, उसका कंस्ट्रक्टर बना दो। तो यूज़र नॉट फाउंड का कंस्ट्रक्टर बना दो और इसके अंदर सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दो। मैसेज पास करो एज अ पैरामीटर, और इसको यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पब्लिक बना दो। तो ये हमारे पास आ जाता है पब्लिक। फिर सुपर कीवर्ड, जो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था कि एक सुपर कीवर्ड भी होता है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड को यूज़ करो और मैसेज उसके अंदर पास कर दो। बस सिंपल सी ये 2 स्टेप आपने फॉलो करने हैं, जिससे आपकी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट हो चुकी है, जो कि किस टाइप की है, चेक्ड एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सेप्शन को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको। तो सिंपल सा एक मेथड मैं बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट डिटेल के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपल सा क्या प्रिंट कर सकता हूँ कि मैसेज एक पास कर सकता हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैसेज। तो यहाँ पे सिग्नेचर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये किस टाइप का है, ये मैंने थ्रोज कर दिया, क्योंकि यूज़र नॉट फाउंड ये मेथड क्या करेगा, कॉलर मेथड को बताएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट हो रही है। एक तो मैंने ये बता दिया कि थ्रो कीवर्ड की मदद से यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हमने थ्रो कर दी। दूसरी बात ये होती है कि मेथड के सिग्नेचर के साथ जो थ्रोज कीवर्ड यूज़ होता है, वो कॉलर मेथड को बताता है कि किस टाइप की एक्सेप्शन जो आप जिसको कॉल कर रहे हैं वो जनरेट कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो वो यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो एक एक्सेप्शन हम एक टाइम पे थ्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र आईडी नॉट फाउंड, कोई भी एक्सेप्शन है तो वो हम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखें कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है कोई भी, तो यहाँ पे ये भी हम प्रिंट कर सकते हैं, मल्टीपल जितने भी एक्सेप्शन है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने। तो प्रिंट डिटेल यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आया मैं, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट, इस मेथड का नाम प्रिंट डिटेल्स, और यहाँ पे देखो प्रिंट डिटेल्स। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्या है,
कि इस मेथड को स्टैटिक बना दो, तो मैं सिंपल स्टैटिक बना देता हूँ इस मेथड को। ठीक है, मैंने स्टैटिक बना दिया यहाँ पे ताकि मुझे ऑब्जेक्ट से कॉल ना करना पड़े। अब मैंने इसको कॉल तो कर दिया, लेकिन अभी ये एरर क्या प्रोवाइड कर रहा है? कॉलर मेथड को बता रहा है कि ये मेथड जो है वो यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो आप इसको हैंडल करो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थ्रोज़ कीवर्ड का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये होता है हमारे पास थ्रो कीवर्ड एंड थ्रोज़ कीवर्ड, कि किस तरह से थ्रो कीवर्ड की मदद से एक सिंपल सी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम अपनी मर्ज़ी से, जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी एक्सेप्शन बनाते हैं ताकि हम उसको हैंडल कर सकें और यहाँ पे थ्रो कर सकें। और थ्रोज़ कीवर्ड हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज़ कर सकते हैं। कॉलर मेथड को बता सकते हैं कि जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं वो इस टाइप की एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। फिर उसमें हमने देखा ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, और एक और चीज़ होती है ट्राई विद रिसोर्स। उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमने फॉर एग्जांपल, जब आप जेडीबीसी जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं आप यहाँ पे ले लेते हो, और उसको जो क्लोज करते हो वो आप फाइनली के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनली को यूज़ नहीं करना चाहते तो वो रिसोर्सेज आप किसके अंदर लिखते हो, इसके अंदर लिख देते हो, और वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। तो ये था ट्राई कैच ब्लॉक और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के दरमियान में डिफरेंस।